बुक्स फॉर एवर में खुशामदीद। आज के हमारे नावल का नाम है नन्ही काकी और मुन्ना। और जैसे कि नाम से ही आप लोगों को लग रहा है कि ये एक फ़नी नावल होगा, तो मैंने भी यही इसके डिस्क्रिप्शन में पढ़ा है कि ये एक फ़नी नावल है और इसकी राइटर है फ़ायज़ा इफ्तिखार। तो आइए बगैर किसी देर के इस नावल को स्टार्ट करते हैं। लगता है आज फिर काकी और नन्ही एक दूसरे के बाल नोच रही हैं। फरखंदा ने वॉश बेसन में हाथ धोते धोते कान लगाकर सुना। हैं सच्ची? मैं देख के आऊँ? नाजी ने पूछा, पोछा लगाते लगाते रुक कर दांत निकालते हुए कहा। तो फरखंदा ने टपट कर रख दिया। एक तो दिन चढ़े 12 बजे आती है सफाई करने और हर मिनट बाद पल्लू झाड़ती बाहर को लपकती है। ध्यान से लगा पोछा, फिनाइल डाली? हाँ जी, पूरे 4 कतरे गिन के, नाजी ने पक्के मुंह के साथ जताया। फरखंदा की कंजूसी किसी से ढकी छुपी नहीं थी। कपड़े धोने के लिए चुटकियों में सर्फ देती, पोछा लगाने के लिए कतरों की सूरत फिनाइल, बर्तन खुद धोती और खुदा गवाह है कि कभी मैक्सी की पूरी टिकिया सिंक पे न रखी थी। छड़ी से काट काट कर 2-2 इंच के टुकड़े रखती, हर टुकड़ा हफ्ता हफ्ता चलाती। हर मासी उससे आजिज़ आकर महीने बाद काम छोड़ जाती। एक नाजी डिठाई में अपनी मिसाल आप थी जो 6 महीने से टिकी हुई थी। वैसे आपा, क्या ख्याल है इस बार किसका पलड़ा भारी रहेगा? नाजी ने सीढ़ियाँ रगड़ते रगड़ते हाथ रोककर पूछा। उसी का जिसका पाँव भारी होगा, फरखंदा ने ठट्ठा लगाया और नाजी मुँह पे दुपट्टा रख के हंस पड़ी। उसी वक्त बेडरूम से फरखंदा के शौहर शाहिद की फरियाद सुनाई दी। फरखंदा, मेरा रुमाल! हाय हाय, एक तो इनका सदाबहार नज़ला सारे रुमाल गला के रख दिए हैं, अब तो अपने दुपट्टे फाड़ फाड़ के भी थक गई हूँ। फरखंदा बुड़बुड़ाती हुई अंदर गई, पुराने जोड़े काट कर तेज़ी से कद निकालती। 13 साल बेटी को पहना देने के बाद बड़े बड़े बॉर्डर वाले दुपट्टों के वो दर्जनों रुमाल बना लेती थी, क्योंकि 13 साल की धान पानसी बेटी उन भद्दे प्रिंट के जोड़ों के साथ ये बॉर्डर वाले दुपट्टे लपेट कर बिल्कुल बड़ी अम्मा लगती थी। इसलिए उसके लिए सादी मलमल के 2 दुपट्टे हर वक्त रंग के रखे जाते, एक काला एक सफ़ेद, हर सूट के साथ चल जाता। और वो रंग बिरंगे दुपट्टे शाहिद के नज़ला ज़ुकाम को निपटाने के काम आ जाते। ये ले रुमाल, और दुकान पर जाते जाते ज़रा एक नज़र काकी के घर पे तो डाल देना। बड़ी मारा मारी जैसी आवाज़ें आ रही हैं। कब नहीं आती, फिर भी ज़रा देखना तो। मैं क्या करूँगा देख के? वो जी चोटा। करना क्या है, घर के नंबर पे एक बेल मार देना, मिस कॉल, ताकि तुम चस्के लेने वहाँ जा पहुँचो। वो बुड़बुड़ाता हुआ बाहर निकला। हाँ तो और क्या, जब अपने घर में चस्के लेने वाली कोई चीज़ ना हो तो बंदा आस पास में ना झांके। उसने ठंडी आ भरी। जब ब्याह के यहाँ आई थी तो इतनी वीरानी और बेलुत्फ़ी का आलम नहीं था इस घर में। खैर से सास भी थी और नंदे भी। तब फरखंदा को चस्के लेने के लिए कान पड़ोस से आती आवाज़ों पे लगाने की ज़रूरत ना थी, अपने ही घर का आसरा काफ़ी होता था। एक नंद FA करके घर बैठी थी, दूसरी कर रही थी। सास माशाल्लाह से 24 घंटे सर पे सवार, खूब मोरके की हुआ करते। फिर पता नहीं किसकी नज़र लग गई। पहले एक नंद ब्याह के कराची गई, फिर दूसरी ब्याह के कुवैत। कराची वाली ने कराची को भी कुवैत बना लिया और साल 1.5 साल बाद कभी लाहौर आती और चंद दिन गुजरते पता भी न चलता वापस चली जाती, लड़ने का एक भी मौका दिए बगैर। सास थी तो वो जैसे बेटियां रुखसत करने के इंतज़ार में थी। बस झटपट ख़त्म हुई, तब से फरखंदा थी और उसकी उदासी, उसका अकेलापन, ज़िंदगी का ये सोनापन उसे मार ही डालता। अगर 4 घर परे नन्ही और काकी न बसती। पता नहीं क्या दुश्मनी निकाली है इस तोरी की शक्ल वाले प्रॉपर्टी डीलर ने, किधर ला फंसाया है। कलसूम ने उठा उठा के प्लेटें पटकी। सब आपकी गलती है, बस मकान देख लिया, हमसाए न देखे। किराए के मकान ढूंढने निकला था कलसूम, बेटी या बेटे का रिश्ता ढूंढने नहीं जो मोहल्ले भर के दरवाजे खटखटाता। तस्दीक ने हाथ में पकड़ा अखबार गोलमोल करके टेबल पे फेंका। बराबर से उठते वाहियात चोर ने एक खबर तक पढ़ना मुहाल कर दिया था। वैसे भी इस एक बुराई के अलावा इस मकान में बुराई है कौन सी? इतने साफ़ सुथरे इलाके में नया बना हुआ लोअर पोर्शन और कहीं मिल सकता था तुम्हें? इससे दुगने किराए में अपर पोर्शन मिल रहे थे। तुमसे चढ़ी जाती थी सीढ़ियाँ इस 2.5 मन के वजूद के साथ। और सबसे बड़ी बात, मालिक मकान के साथ रहने का भी कोई टनटना नहीं, वरना तुम्हारी कभी बनी है किसी मालिक मकान के साथ? वो भले लोग अपने पोर्शन में ताला लगा के शहर के दूसरे कोने में रहते हैं, किराया तक मांगने नहीं आते।
भले कैसे? काइयाँ कहो, अपने सर से बला उतार के हमारे सर मुंड गए मकार कहीं के। इन बलाओं के हमसाए में रहने का हौसला नहीं होगा उनमें। हम ही पागल हैं जो सुबह शाम उनको भुगतने खुश खुश आ गए। हम पागल नहीं, ज़रूरतमंद हैं, और वो अक्लमंद हो सकते हैं, काया हो सकते हैं और मकार भी, क्योंकि वो ये सब होना अफोर्ड कर सकते हैं। पैसा है उनके पास, अच्छा भला 7 मरले का नया बना घर, जिसे उन्होंने अपनी सहूलत और मर्ज़ी के मुताबिक बनाया होगा। इन नामाकूल लोगों की वजह से किराए पे चढ़ा के दूसरे मकान में चले गए। वो ले सकते हैं एक के बाद एक मकान, उन पे ये नखरा सजता भी है। हमें कहाँ से मिलेगा? 8,000 में 7 मरले का 2 बेडरूम, लाउंज, ड्राइंग वाला लोअर पोर्शन। 11,000 पिछले घर के देते थे, था तो वो भी 7 मरले का, मगर 15-16 साल पुराना बना हुआ। अपना घर हो तो 20 साल तक भी ईंट नहीं हिल सक पाती, मगर 16 सालों में 8-10 किराएदार बदलने के बाद घर में रहता क्या है? ऊपर से अपर पोर्शन, गर्मियों में तंदूर, सर्दियों में फ्रीज़र। मालिक मकान की बीवी से तुम्हारी हर दूसरे दिन खटपट रहती थी, कभी पानी वाली मोटर पे, कभी सीढ़ियों पे कीचड़ वाली चप्पल लाने से, कभी बिल के मसले पे, कभी बच्चों के शोर मचाने पे। और पूरे 4 महीने जूते चटखाने थे मैंने प्रॉपर्टी डीलरों के पास। कोई 12,000 में 5 मरले का डरबानुमा पोर्शन दिखा रहा था, कोई 14,000 में 3 मरले का डबल स्टोरी घर जैसे 2 माचिस की डब्बियाँ ऊपर तले रखती हूँ, कोई 17,000 में निस्बतन खुला पोर्शन, मगर एक तो किराया औकात से ज़्यादा, ऊपर से दरवाजे दीमक खाए, फर्श के प्लस्तर और बाथरूमों की टाइलें उखड़ी हुई। गनीमत समझो इसको जो 8,000 में मिल गया। पहले किराएदार हैं हम, यहाँ ईंट ईंट चमक रही है। उसके साथ ही नन्ही की ऊंची आवाज़ में रोने और कोसने देने की आवाज़ें आना शुरू हो गई। तस्दीक के तौर तवील बयान को ब्रेक लगा। उसके माथे पे क्या, पूरे चेहरे पे नागवार किस्म की शिकने नमूदार हुई और वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाने लगा। कुलसुम सर पकड़ के बैठ गई। इस औरत की नहूसत इसके अपने घर के साथ साथ हमारे घर को भी खा जाएगी। हर वक्त रोना धोना, हर वक्त बद्दुआएं और कोसने, नीरा अजाब। यार ये अच्छी रौनक है, छुट्टी का दिन मज़े से गुजरता है। नईम ने बिल्कनी से नीचे झांकते हुए कहा। छुट्टी वाले दिन भी आदत से मजबूर वो जल्दी उठ जाता था, जबकि काशिफ का इरादा देर तक सोने का होता था और उसके इस इरादे पे पानी फेरने में साथ वाले घर की नन्ही और काकी पेश होती। दोनों शादीशुदा थे, घर इस पोर्शन में रहते हुए कवारों की, मगर इस पोर्शन में रहते कवारों की तरह थे। काशिफ मियाँ वाली से, जबकि नईम फैसलाबाद से लाहौर आ बसे थे। रोज़गार के सिलसिले में चूँकि दोनों का ताल्लुक अच्छे ख़ानदान से था, ऊपर से बाल बच्चेदार भी थे। बीवियों से नाज नखरे उठवा लेने के बाद कहाँ आदत रहती है हॉस्टलों की ज़िंदगी की। वैसे भी एक 30 साल का, दूसरा 34 साल का, ऊपर से छोटे शहर के, लाहौर से निस्बतन रिहायशी हॉस्टल्स में रहने वाले लाहौरी छोकरों से दोनों की बनी नहीं। एक ही फर्म में मुलाजमत करने की वजह से थोड़ी बहुत दोस्ती तो शुरू से थी। मिल के ये पोर्शन किराए पे ले लिया। इलाका साफ़ सुथरा भी था। फर्म की साइड से 10-12 मिनट की ड्राइव पे और कैनवस भी सामने ही से मिल जाती थी। यहाँ रहते दोनों को 1.5 माह हुआ था। दोस्ती अब दिन रात के साथ की वजह से खासी परवान चढ़ चुकी थी। इस मोहल्ले में वो वाहिद मकान नहीं था जिसका एक हिस्सा किराए पे दिया गया हो। नई बनी हाउसिंग स्कीम थी। 3 मरले, 5 मरले और 7 मरले पे मुश्तमिल मकान थे। ज़्यादातर अफराद ने किस्तों पे प्लॉट लिए थे। बाज़ ने प्लॉट ख़रीद लेने के बाद बैंकों से कर्जा लेकर तामीर कराई थी। इसलिए सबसे बेहतर तरीका यही था कि चंद साल के लिए तंग रह लिया जाए, मगर मकान का एक हिस्सा किराए पे देकर किराए की रकम से बैंक की किस्त निकाल दी जाए। मगर मंजूर साहब के मकान का ये पोर्शन कोई किराए पे लेने पे तैयार न होता। हो भी जाता तो चंद हफ्तों बाद मकान खाली कर जाता। वजह बिल्कुल साथ रहने वाले नन्ही, काकी और मुन्ना थे। आखिरकार उन्होंने वो कदम उठा लिया जो इससे पहले किसी ने ना किया था, यानी 2 छड़े छांट किराएदार रख लिए। उन्हें इस तकलीफ़ दे हमसाइकी से ज़्यादा शिकायत इसलिए नहीं थी कि सारा दिन तो वो घर से बाहर होते थे। रात को आते तो थक हार के लंबी तान के सो जाते। अलबत्ता छुट्टी के दिन होने वाला कोई मोर्का वो मिस नहीं करते थे। यार क्या मुसीबत है, बंद करो खिड़की, अभी तो 9 बजे हैं। काशिफ ने तकिया मुँह पे रखा। देख तो सही, मुन्ने मियाँ के माथे पे घूमर नज़र आ रहा है। अल्लाह जाने बेलन लगा है या उस दिन की तरह रिमोट उठा के मारा है नन्ही बीबी ने। तुम क्या औरतों की तरह कंसोइयाँ लेते रहते हो? मेरी बना से रिमोट उठा के मारा हो या फिर पूरे का पूरा टीवी दे मारा हो, मुझे ना बुलाना, अब मैं सोने लगा हूँ। उसने चिढ़ के करवट बदल ली। देख तो वो तुम्हारी मजलूम खातून काकी रो के
उसने आंखें सुजा रखी हैं और चुप चुप सी भी है। नन्ही अकेली ही भड़ास निकाल रही है। हो ही नहीं सकता। अब काशी भी कंबल फेंककर बिल्कनी में आ गया। ज़रूर इसकी दाढ़ में दर्द होगा, वरना काकी और चुप रहे। नहीं नहीं, काकी जी फिर भी नन्ही साहिबा की निस्बतन ठीक ही हैं, सब्र कर लिया होगा। नामुमकिन। लगाता है 5 के 10 लग गई। काशिफ ने फ़ौरन शर्त लगा ली। काकी, नन्ही और मुन्ने के मोरकों से पूरा मोहल्ला भले ही कितना तंग हो, मगर नईम और काशिफ जैसे घर और घर वालों से दूर रहने वालों के लिए यह भी दिल बहलाने और वक्त गुजारी का एक बहाना था। किसी न किसी बात को लेकर दोनों शर्तें लगाते रहते। हाय हाय, मेरी जवानी खा गई ये मनहूस शक्ल वाली। नन्ही ने हाथ लहरा लहरा के फरियाद बुलंद की। कौन सी जवानी? नाम नन्ही हो जाने से तो नन्ही नहीं बन जाओगी। बाबरा शरीफ, मुझे भी सफ़ेद हो गई थी तुम्हारी तो मैके में बैठे बैठे रिश्तों का इंतज़ार करते हुए। मूछें होंगी तुम्हारी उस थानेदारनी बहन की। नन्ही ने तड़प के काकी को उसकी छोटी बहन का ताना दिया, जो इंटर करते ही ट्रैफिक पुलिस में भर्ती हो गई थी और अब मोटरसाइकिल दौड़ाती फिरती थी सिग्नल तोड़ने वालों के पीछे। थानेदारनी नहीं, ट्रैफिक लेडी कांस्टेबल। रहना तुम जाहिल के जाहिल, काकी ने बिलक कर कहा। तू तो बड़ी आलिम फाजिल है ना, पीली दीवारों वाले स्कूल से रो रो के 8वीं की है। हाँ तो तू उस्तानी थी वहाँ, इसीलिए पता है ना उस्तानी, वो भी खानादारी की, जो बच्चियों के बनाए खाने डब्बों में बांध बांध के घर ले जाती थी और उनसे अपने घर के सारे तकियों के गुलाफों पे कढ़ाई करवाया करती थी। सारी दुनिया जानती है कौन उस्तानी और कौन मास्टरनी। जब तुम्हारी शादी हुई थी मैं तो गलियों में खेलती ही फिरती थी, 9-10 बरस का सन था। इसीलिए तो सही नाम रखा है मैंने तुम्हारा, नन्ही, काकी ने दांत किचकिचा के कहा। और ऐसा कहते हुए वो अपना वो नाम भूल गई जो नन्ही ने उसका रखा था, काकी। मुन्ने ने सर पे हाथ रख के दोनों के एक दूसरे के बखिए उधेड़ते देखा और सर दाह भर के रह गया। अब वो कमरे में जाके अपने गुमगुश्ता माजी को याद करते हुए मज़ीद आहें भरने वाला था। मुन्ना यानी मुनव्वर करीम की ज़िंदगी ऐसी इबरतनाक नहीं थी जैसी अब गुज़रे 2.5 सालों में हो गई थी। मुन्ना और काकी, जो पहले काकी नहीं कौकब कहलाती थी, बुरी भली गुजारते ही आ रहे थे 8 बरस से। बस ये था कि 8 सालों में उनके यहाँ औलाद ना हो सकी थी। काकी की सास ने तो तीसरे ही साल शोर मचा दिया था मुन्ने की दूसरी शादी का, मगर मुन्ना एक तो काकी के आंसुओं से घबराता था, दूसरा खर्चा बढ़ने से। मामूली सा ठेकेदार था, घर अपना था, ज़ाती सेकंड हैंड कार भी थी, लेकिन 2 बीवियों की जिम्मेदारी। उसका हल भी माँ के पास था। कौकब को तलाक दे दे। नहीं अम्मा, ऐसे कैसे? वो घबरा गया। बद्दुआओं से बड़ा डर लगता था उसे। पिछले साल उसके एक जानने वाले ने बगैर किसी वजह से अपनी बीवी को तलाक देकर दूसरी शादी रचा ली। पहली बीवी ने वलीमे वाले दिन फिल्मी अंदाज में भरे पंडाल में झोली उठा उठा के वो बद्दुआएं दी कि हनीमून से वापसी पे उनकी गाड़ी ट्रक से टकरा गई। नई नवेली बीवी को तो मामूली चोटें आई, मगर खुद बेचारे की टांग कट गई। नई बीवी ने 2 महीने भी लंगड़े दूल्हा की तीमारदारी ना की और खुला का नोटिस भिजवा के अपने उस कज़न को माफ़ी का ख़त लिख मारा, जिससे बचपन की मंगनी तोड़ के ये शादी की थी। इस खौफ ने उसे तलाक देने से बाज रखा और अखराजात बढ़ने के डर ने दो बीवियां बैक वक्त रखने के इकदाम से दूर रखा। अगरचे इस कश्मकश में रोज़ ही अम्मा से 100 बातें सुनने को मिलती। मैं तो पोते की शक्ल देखे बगैर मर जाऊंगी। तो किसने कहा है तरसने को? काकी यानी इस वक्त की कौकब ज़ेरे लब बुड़बुड़ा के कहती। जाओ जाके छोटे वाले के पास डेरे डालो, जिसके एक छोड़ 3 बेटे हैं। दिन रात पोतों की शक्ल देखो भी और चाटो भी। यहाँ क्या करने बैठी हैं? उसे बड़ी तकलीफ़ होती थी इस बात की कि सास 2 बेटों के होते हुए भी बड़े वाले यानी मुनव्वर के पास ही क्यों रहती है। और उसने कई बार मुनव्वर से दबे लफ्ज़ों में कहा भी था, अम्मा का यहाँ दिल नहीं लगता, अकेला घर है ना, उन्हें तस्वर के हाँ भेज दो, पोते पोतियों में दिल बहला रहेगा। और मेरा क्या होगा? वो घबरा जाता। क्या मतलब? मैं क्या तुम्हारा ख्याल नहीं रखती? क्या यह घर सिर्फ तुम्हारी अम्मा के सहारे चल रहा है? वो गज़बनाक होती तो मुनव्वर हकला के वजाहत देता। नहीं कौकब, मेरा मतलब था घर और भी सोना सोना लगेगा। वैसे भी मेरा यकीन है कि मेरे घर में बरकत अम्मा के दम से है। वो चली गई तो मेरा कारोबार डूब जाएगा। कौकब तलमला के रह जाती। इससे ज़्यादा करने की फ़िलहाल पोजीशन में नहीं थी। शादी को ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था, फ़कत 3 साल, और 3 सालों में गोद भी अब तक सोनी थी, वरना कदम इतने तो जमा लिए होते कि डंके की चोट पे अपनी मनमानी कर सकती। अभी तो बेचारी दिल महसूस के रह जाती थी, कहीं सांस को निकालते निकालते खुद न निकल जाए। 100 सुनार की 1 लोहार की।
इधर शादी के चौथे बरस मुनव्वर की माँ अल्लाह को प्यारी हुई, उधर मुनव्वर की ठेकेदारी चमक उठी। कारोबार दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने लगा और अब सही मायनों में कौकब को मौका मिला उसे एक की 10 सुनाने का। लो अब बताओ कौन किसके लिए मुबारक है और किसके दम से बरकत है इस घर की। जब तक सारी कमाई अम्मा के हाथ लाकर रखते थे, रोते ही रहते थे खर्चों से। अब मेरे हाथ में लाकर रखते हो तो देखो कैसे 2 के 4 और 4 के 8 बना के देता है अल्लाह। मुनव्वर लाजवाब हो जाता, मगर दिल में कौकब की कदर और बढ़ जाती। जैसे जैसे खुशहाली बढ़ती गई उसके दिल में कौकब के लिए ममनूनियत और मरूबियत बढ़ गई और कौकब के दिल में औलाद के लिए हसरत। अगरचे अब इस मामले को हवा देने वाली सास नहीं रही थी, लेकिन मैके और ससुराल की और बहितरी ख़वातीन थी जो आए दिन ये जिक्र छेड़ती रहती। जो कसर थी वो मोहल्ले वालियाँ पूरी कर देती। अब तो कौकब को खुद भी ये खाली आंगन चुभने लगा था। बटवा भर के बाज़ार निकलती मगर खाली हाथ नहीं वापस आती। कब तक कपड़े जेवर खरीदती, कभी झंझना खरीदने को मन करता, कभी वॉकर या ट्रॉली साइकिल, कभी निकरे दिल खींचती, कभी गुलाबी फ्रॉक, कभी फीडर नए नए डिज़ाइनों के लगते, कभी स्टफ़ टॉयज़ पे सेल लगी देखकर जी मचल जाता। घर की आराइशी चीज़ें भी कितनी खरीदती, जो थी वैसी की वैसी थी, ना कोई तोड़ने वाला ना ख़राब करने वाला। उसे ज़िंदगी के इस खालीपन का एहसास शिद्दत से होने लगा। वो उठते बैठते मुनव्वर के सामने दुखड़ा रोने लगी, यहाँ तक कि एक दिन उसकी बहन छोटी बहन ने टोक दिया, पागल हुई हो बाजी, अपने मुँह से भी कोई अपने पैर पे कुल्हाड़ा मारता है। मुँह से तो कोई भी नहीं मारता, हाथों से ही मारते हैं। एक तो तुम्हें भी ना शकीला एक मुहावरा ठीक से बोलना नहीं आता, और तुम्हें तो खैर से कुछ भी ठीक से बोलना नहीं आता, शकीला ने तासुब से सर हिलाते हुए कहा। वो कौकब से 1 ना 2 पूरे 9 बरस छोटी थी, गैर शादीशुदा थी, मगर अकल बल्कि यूँ कहो कि चालाकी और मकारी में 9 हाथ आगे थी। तुम खुद बढ़ चढ़ के मियाँ के सामने बेऔलादी का रोना रोगी तो वो जो अभी इस मामले को ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहा वो भी संजीदगी से सोचने लग जाएगा। हाँ तो सोचे, यही तो मैं चाहती हूँ कि उसे भी एहसास हो हमारी ज़िंदगी कितनी फीकी है। ये एहसास दिलाने से क्या होगा, वो तुम्हारी फीकी ज़िंदगी पे नमक मिर्च या चाट मसाला छिड़केगा, नींबू निचोड़ेगा। शकीला अपना आधा इंच चौड़ा माथा पीटने बैठ गई। वो मेरा किसी बड़े डॉक्टर से इलाज कराएगा, और अगर डॉक्टर ने तुम्हें लाइलाज करार दे दिया तो? शकीला के सवाल ने उसे गुमसुम कर दिया। वैसे भी उसके पास पैसा आ गया, मगर पैसा खर्च करने का जिगरा नहीं आया। अभी तक उसी पुराने मॉडल के कैरी डब्बे पे सब्र शुक्र करके बैठा है। ये ना हो डॉक्टर के इलाज के बजाय वो कम खर्चे वाले काम पे राज़ी हो जाए। कम खर्चे वाला काम? हाँ, दूसरी शादी। डॉक्टरों की फ़ीस से तो कम ही खर्चा होता है, इसके बजाय मेरे पास ज़्यादा अच्छा हल है। वो क्या? वो बड़े इश्तियाक से शकीला के पास खिसकी। दूसरी शादी? तुर फिटे मुँह। कौकब बुरा सा मुँह बना के उसी तेज़ी से पीछे खिसकी। लेकिन ये वो वाली शादी नहीं जो मुनव्वर भाई खुद करेगा, ये वो वाली शादी होगी जो तू करेगी। लानत जोगिए, मैं क्यों करने लगी दूसरी शादी? यही कुछ सिखाते हैं तुझे कॉलेज वाले। मैं भी कहूँ, कॉलेज जाते ही तेरी शक्ल पहले से ज़्यादा लानती क्यों हो गई है? शर्म नहीं आती बहन को शादी पे शादी करने का मशवरा देते हुए? ओहो, मैं कौन सा तुम्हारी दूसरी शादी करा रही हूँ बाजी, मैं तो मुनव्वर भाई की दूसरी शादी की बात कर रही हूँ। मगर ये शादी उनके करने से पहले पहले तुमने करानी है। हाय हाय, पागल हुई है? मैं क्यों अपने मर्द की दूसरी बीवी लाऊं? लानी तो पड़ेगी, इससे पहले कि वो खुद ले आए। तुम ही ले आओ। वो ले आए तो चुन कर कोई खूबसूरत लड़की ही लाएंगे। आखिर नया नया पैसा आया है। लेकिन अगर तुम लाओगी तो एक तो मुनव्वर भाई तुम्हारे एहसानमंद हो जाएंगे, सारी उम्र तुम्हारे पैर धो धो कर पिएंगे। और दूसरा ये कि तुम ऐसी सौतन ढूंढ के लाना जिससे मुनव्वर भाई की शादी 2 दिन भी ना चल सके, ना बच्चा हो सके। तो क्या किसी खुसरे से निकाह पढ़वा दूँ अपने मियाँ का? वो तड़प उठी। कैसे कैसे मशवरे देती है तू शकीला। बिल्कुल ठीक मशवरा देती हूँ, और ये डॉक्टरों के पास जाने का ख्याल छोड़ दे। ये ना हो डॉक्टर तुम्हारा मुआयना करने के बाद साफ जवाब दे दे और मुनव्वर भाई जो किसी आसरे पे तुम्हारे साथ निभाते आ रहे हैं मायूस होकर दूसरी शादी कर ले। तुम ऐसी लड़की लाओ जो बांझ होने की वजह से तलाकन हो। बस इतना ध्यान रहे कि उसकी खबर मुनव्वर भाई को ना हो, और हो भी वो बद शक्ल से गरीब घर की औलाद नहीं होगी तब भी तरस खा के भी वो उसे पास रखना पसंद ना करे। ऐसी बदसूरत हो, और पता है दूसरी बीवी से भी औलाद ना होने से मशहूर हो जाएगा। नुक्स तुम में नहीं खुद मुनव्वर भाई में। हाय हाय, कौकब को कुंवारी मुँह के
बहन के मुंह से ऐसी खुली बात सुनकर हया सी आ गई। सच्ची कह रही हूँ, इसके बाद ऐसी तौबा तौबा होगी कि वो दोबारा दूसरी शादी का सोचेंगे भी नहीं। रहा बच्चा तो गोद लेकर पाल लेना, सौतन का बच्चा पालने से तो अच्छा है। हाँ, ये तो मानना पड़ेगा शकीला ताई। अम्मी ठीक कहती है, पूरे ख़ानदान में 7 नस्लों तक तेरे जैसी अक्लमंद लड़की पैदा नहीं होगी। वो खबीस कहते कहते रुकी और उसे अक्लमंद में तब्दील कर दिया। ताई अम्मा का असल बयान तो यही था। फिर शकीला ही की कोशिशों से उसने मुनव्वर के लिए रिश्ता तलाशना शुरू किया। फिर कच्ची बस्ती में गई, झोंपड़ियों तक के अंदर झांका। तकरीबन सभी जानने वालों की मासियों के साहबजादियाँ चेक की खबरदार बाजी, झोंपड़ी पट्टी और मासियों के हाथ से लड़की न लाना। उन पे तो खुदा का ख़ास फजल है, साल में 3-3 बच्चे पैदा करती हैं। साल में 3-3? वो हैरान हुई। मुबालगा राय की हद थी। लेकिन शकीला बांझ औरत की हकीकत छुपाए बगैर उसे कैसे मुनव्वर की दुल्हन बना दूँ? ये ना हो कि बाद में बात खुले कि मुझे सब कुछ पता था, फिर भी मैंने जानबूझकर। ना बाबा, मुझे मैके आके नहीं बैठना। पहली बार उसने अपनी अकल से कोई बात की। अच्छा, सोचती हूँ कुछ। शकीला के चेहरे पे कुछ और खबासत नजर आई, जो उसके गहरी सोच में जाने का इशारा था। और फिर शकीला ने अपनी एक दोस्त के तवस्सुत से नौरीन को ढूंढ निकाला। वाह शकीला, क्या पीस है। किसी कबूलियत के वक्त मेरे मुंह से निकला था कि क्या अपने मियाँ की शादी खुसरे से करा दूं, और देख लो, सो ही करवा रही हूँ। हंसी कोकब के अंग अंग से फूटी पड़ रही थी। नौरीन सूखे बदन की, फीकी सी रंगत वाली 26-27 साल लड़की थी। चेहरे की साख कुछ कुछ अबू अल हुल से मिलती जुलती, भौवें घनी, दरमियान से जुड़ी हुई, आंखें भी एक दूसरे से बेहद करीब, जैसे मुसाहिफा बल्कि मुआनका करने को बेताब हो। नाक लंबी मगर सतवा हरगिज़ नहीं, जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई। गाल पिचके हुए मगर जबड़ों की हड्डियां नुमाया। होंठ बेहद बारीक, दहाना पड़ा, आवाज़ भारी, लहजा करख्त, चौड़े चौड़े खुरदरे हाथ पैर, लंबे लंबे डग भर के चलती। पहली नज़र में वो कौकब के दिल को भा गई। बाजी, सौतन हो तो ऐसी कि साथ बैठी हो तो अपना आप खामखा लश्कारे मारने लग जाए। शकीला ने उसकी पसंद की दाद दे दी, ख़ास तौर पे उसकी मूँछों का गुच्छा। सुबहान अल्लाह। कौकब झूम झूम कर उसके कसीदे पढ़ने लगी। जिस चीज़ ने उसे गर्विदा कर दिया था, दर हकीकत ये मूँछें नहीं थी। ऊपरी होंठ और नाक के ऐन दरमियान नौरीन के एक बड़ा सा पैदाइशी मसमा था, जिस पे बाल उगे हुए थे, लंबे लंबे और मोटे मोटे। अब अल्लाह जाने सिर्फ उस मस्से के बाल ही कुदरती तौर पे सफ़ेद थे या सर के भी थे, जो कलर से छुपा लिए गए थे। और न जाने मस्से के बालों को कलर से महरूम रखने में कौन सी मसलियत थी। मैं लिख के देने को तैयार हूँ। ये बच्चा तो क्या चूज़ा भी पैदा नहीं कर सकती। उसी ईमान और भरोसे के सहारे वो नौरीन को मुनव्वर के लिए ब्याह लाए। मुनव्वर कैसे माना, ये अलग कहानी है। हाय अल्लाह मुनव्वर, ऐसे इनकार ना करो। मैं कोई बच्चा गोद लेकर भी पाल सकती हूँ, लेकिन वो बच्चा तुम्हारा अपना होगा तो मैं उससे ज़्यादा प्यार कर सकूँगी। उसे गोद में लेकर मेरे कलेजे में ज़्यादा ठंड पड़ेगी। मुनव्वर मुतासिर कम, हैरान परेशान ज़्यादा था। और सौतन, उसे बर्दाश्त कर लोगी? तुम्हारी खुशी के लिए सब बर्दाश्त कर लूँगी। मेरी माँ तो कभी बर्दाश्त ना हुई तुमसे। वो दिल ही दिल में कुड़ के रह गया। उसे कौकब का ये शोशा निरा मजाक लग रहा था, लेकिन जब वो वाकई इस मामले में सरगर्म नज़र आई तो उसे उसकी संजीदगी का एहसास हुआ। थोड़े से मज़ीद पसो पेश के बाद वो मान गया। औलाद की ख्वाहिश किसे नहीं होती, और उम्र के 40वीं दहाई की जानिब तेज़ी से कदम बढ़ाते हुए तो ये कमी और भी खुलने लगती है। उसे भी ये ख्वाहिश थी, मगर कौकब के दिल आज़ारी के ख्याल से हमेशा उसे दबा के रखा। अब जब वो खुद दिल से राज़ी थी तो मुनव्वर को किसी ने 2 बीवियों से परहेज़ थोड़ा ही बताया था। उसके बावजूद दूल्हा बनने तक, निकाह नामे पे दस्तखत करने तक, हत्ता कि नौरीन को रुखसत करा के घर तक लाने के बावजूद उसे धड़का सा लगा था। अभी कौकब पिछाड़ मार के गिर जाएगी और रो रो के ये शादी रुकवा देगी, लेकिन इसके बरक्स कुछ भी ना हुआ। उसने बड़े चाव से मकदूर भी बरी भी तैयार की। एक छिलका सा सोने का सेट भी दुनिया दिखावे को ले लिया और उसी जोड़ा अलबत्ता अपना ही दे दिया कि इतने साल पहले हज़ारों का आया था। पता नहीं नया कितना महंगा मिले और कौन सा पहन कर घसा लिया है। एक बार ही तो पहना था, चंद घंटों के लिए। और वो नौरीन मच्छर, वो कौन सा बड़ी नाजो पली है। जब उसका मर्द हंसी खुशी कबूल कर सकती है तो उसकी उतरन क्यों नहीं।
कमरा भी उसके लिए खुद सेट किया। जहेज की सबसे नापसंदीदा बेडशीट जो उसकी भाभी के मैके में से किसी हसद के मारे ने तोहफे में दी थी निकाली। गहरे नसवारी रंग की पोत की बेडशीट जिस पे अच्छा भला गदमी शख्स बैठकर काला भूत लगने लगे। फनाइल की बू से भरी रजाइयाँ, उन पे चढ़े ब्रोकेड के सख्त चुभने वाले गिलाफ, ईंटें भरे गाँव तकिए, गहरे सब्ज रंग की रोशनी देता नाइट बल्ब जिसकी रोशनी में अच्छा भला इंसान डरावना दिखाई दे। दिल से सब कुछ करने के बावजूद ऐन शादी वाले दिन उसकी हिम्मत जवाब दे गई। अगरचे खास तैयारी कर रखी थी, महंगा जोड़ा सिलवाया था, जहेज बरी के सारे जेवरात पॉलिश करवाए थे, मुनव्वर से फरमाइश करके नए कंगन भी बनवाए थे जो उसने खुशी खुशी बनवा दिए। जो नई बीवी ला के दे रही हो वो नए कंगन की हकदार तो हो सकती है। 3 दिन से बिला नागा ब्यूटी पार्लर के फेरे भी लग रहे थे। ये सारा तरद्दुद इसलिए था कि मुनव्वर को पहलू में बैठी बीवी दुल्हन के होते हुए भी सारी कशिश उसी में महसूस हो, लेकिन पता नहीं क्यों ऐन मौके पर दिल बैठ सा गया, हाथ पैर ठंडे होने लगे। उसे अपना तमाशा बनवाना मंजूर नहीं था, इसलिए बारात के साथ न गई। बारात थी कितनी, गिनती के 12-13 लोग थे जो शुगल मेला देखने झिम्पे से मुनव्वर के साथ हो लिए थे। 2.25 घंटे बाद उनकी वापसी भी हो गई। हालांकि आने जाने का रास्ता ही कुल मिला के 40-45 मिनट का बनता था। ऐसा लग रहा था जैसे नौरीन के माँ बाप उसे सजा सवार के दुल्हन बना के दहलीज पे बिठा के रात तक रहे थे कि बारात आया और वो उसका हाथ मुनव्वर के हाथ में थमाए। कौकब हाथ में फूलों की पत्तियों से भरा थाल लेकर दरवाजे पे खड़ी हो गई। मुनव्वर के तायाजाद भाई की बीवी जो हस्बे आदत और हस्बे मामूल उम्मीद से थी, बल्कि भरपूर उम्मीद से थी, अपनी हालत के पेश नज़र बारात के साथ नहीं गई थी। बड़े ताज्जुब और रश्क के साथ बोली, बड़ा जिगर है तेरा कौकब। जिगर? दिल तो कर रहा है इस फूलों की पत्तियों के बजाय पिसी हुई लाल मिर्चें मुट्ठी भर भर के फेंकूँ इस बारात पे। ये उसके दिल की आवाज़ थी, मगर वो मतानत से मुस्कुरा दी। दुल्हन आ गई, दुल्हन आ गई। बच्चों का शोर सा मच जाने पे कौकब को अंदर ही अंदर मज़ा आ गया। घूंघट उठने की देर है, फिर यहीं बच्चे बहू आ गया चिल्लाते फिरेंगे। उसने फिर अकेले अकेले लुत्फ़ उठाया, मगर इस लुत्फ़ को पहला धचका तब लगा जब उसने गाड़ी से उतरते मुनव्वर और उसके साथ साथ चलती दुल्हन को देखा। मुनव्वर अपनी बेसाख्ता खुशी को छुपाने की नाकाम कोशिश करता और खुद साख्ता संजीदगी तारी करता हद से ज़्यादा हॉन्क लग रहा था। करीम कलर के बोस्की के शलवार सूट में उसकी सांवली रंगत खासी पक्की लग रही थी। गोल्डन ब्राउन वेस्ट कोट ने नन्ही मुन्नी सी तोंद को खासा ढक लिया था। कनपट्टियों के पास से ज़रा ज़रा सफ़ेद होते बालों को डाई से छुपाया गया था और उसे ऐसा करते देखकर तब भी कौकब दिल ही दिल में हंसी थी। कर लो काले बाल, जब उस सफ़ेद मूँछों वाली फिर नज़र पड़ेगी तब मुँह भी काला करने को जी चाहेगा। इन सब के बावजूद वो किसी न किसी तरह थोड़ा बहुत मुदब्बर और मातबर नज़र आने में कामयाब हो ही गया था। अलबत्ता कौकब को धचका उससे नहीं, उसके बराबर चलती नौरीन को देखकर लगा था, जो उसकी शादी के महरून गरारे के बजाय एक नए नवेले भड़कीले और खासे महंगे नज़र आने वाले शरारे में मलबूस थी। आजकल का जदीद कंट्रास्ट था ये। उसने ताज्जुब से बारात के साथ वापस आने वाली खाला सास से अधूरा सा सवाल किया, जिसका जवाब उस खातून ने इस तफसील से दिया जैसे कब से किसी को जवाब देने को तरसी हो। हाँ, ये शरारा, वो जो तुमने बरी में चढ़ाया था ना गरारा, वो इस दीदा हवाई दुल्हन ने नाक पे हाथ रख के परे फेंक दिया कि इसमें से फ़िनाइल की गोलियों और चूहे मार दवाई की बदबू आ रही है। वैसे भी इनके यहाँ रवाज है, दुल्हन रुखसती के वक्त जहेज का जोड़ा पहनती है, और वो पतरियाँ सी सोने की जो चढ़ाई थी तुमने, वो भी उसने नहीं पहनी कि मेरी गर्दन छिल जाएगी इतनी बारीक सोने की पतरी चुभने से, इसलिए सोना भी उधर का ही पहना है। कौकब ने गौर से आंखें सुकेड़ के देखना चाहा। लंबे घूंघट की आड़ की वजह से उन जेवरात का फ़िलहाल कुछ पता नहीं चल रहा था जिसके बारे में खाला बता रही थी। बड़ी खुली ज़बान है तेरी सौतन की, बढ़ चढ़ के नुक्स निकाल रही थी हर चीज़ में। रास्ते में भी बकबक बंद नहीं हुई। सारी बकबक चंद घंटों की मेहमान है। जब मुनव्वर घूंघट उल्टे ही उल्टे कदमों मेरे कमरे की जाने भागेगा तब बोलती बंद हो जाएगी। कौकब गर्मजोशी से आगे बढ़ी और दहलीज पार करती नौरीन के पैरों के करीब तेल टपकाया। ऐसा ही तेल तुम्हारे सारे रास्ते में टपकाया बन्नू। पहले कदम में ही रपट जाओगी, संभलने की कोशिश करोगी भी तो अगले कदम पे फिर से फिसलोगी। और खुद ही उसका बाजू कोहनी से थामकर अंदर तक ले गई। बेड पे बिठाने के बाद उसने लंबा सा घूंघट उठाना चाहा। अरे क्या कर रही हो कौकब, ये काम तो मुनव्वर के करने का है। किसी ने टोका तो वो बामुश्किल मुस्कुराई। एक ही बात है, वो और मैं अलग तो नहीं। ज़बान पे शहद टपका रही थी और दिल अलग अलाप रहा था।
बेचारे मुनव्वर, उन्हें ज़हमत न करनी पड़े, इसीलिए तो यह एहतमाम किया है। बेचारे आएंगे, चप्पल उतारेंगे, बैठेंगे, फिर घूंघट उठाएंगे और फिर दिल पे हाथ रखते मेरी जानें भागे आएंगे। इससे अच्छा मैं ये घूंघट पहले उठा के रख दूँ, पहले कदम से ही पलट आए। कमरे में गर्मी भी तो हो रही है, ज़रा सा घूंघट उठा दूँ। बेचारी सांस तो खुल के ले और आखिर घूंघट उल्ट ही दिया। मगर ये क्या, सांस तो खुद कौकब की बंद होने लगी। ये वो मर्द मार बेकशिश चेहरे और सूखे अमचूर जैसी बदन की नौरीन तो ना थी। दुल्हन बदल गई। वो बौखला के खड़ी हो गई। नौरीन ने भी मस्कारे से लिपि पलके उठा के कड़ी नज़रों से घूरा, जैसे दो लगाने का इरादा हो। पागल हो गई हो कौकब, खाला ने टोका। नहीं खाला, ये नौरीन नहीं है। वो घूर घूर के उसे देख रही थी। आय हाय, तो क्या नवीद है, उन्होंने ठट्ठा लगाया। ये वो हो ही नहीं सकती, इसकी मूछें कहाँ गई? मूछें? दो तीन हैरत में डूबी आवाज़ें सुनाई दी। तो क्या तुमने मूछों वाली सौतन ढूंढी थी? किसी ने बड़े तन से पूछा और पसे मंजर में दबे दबे कह के उभरने लगे। नहीं, मूछें नहीं, वो गुच्छा, सफ़ेद गुच्छा। लो, ये तो अवाई तवाई बकने लगी। नहीं बुआ, लगता है सदमे से दिमाग उल्ट गया। हाँ नहीं तो क्या, कब से जब्त कर रही थी। आखिर है तो औरत, कहाँ तक बर्दाश्त करती। कभी कभी ज़्यादा बर्दाश्त करने से कलेजा भी तो चट जाता है। खाला, मैं सच कह रही हूँ, कोई मेरी भी तो सुने। ये नौरीन नहीं है, वो खुसरा कहाँ गया? ये किस खुसरे की बात कर रही है खाला? कह तो रही हूँ, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। मुनव्वर की शादी उसने बच्चे की ख्वाहिश में की है और बच्चा होने पे खुसरे नाचने तो आते ही हैं। ये शायद ख्यालों में अब इसे खुसरे नचाने बुला रही है। खाला ने उसे बाजू से पकड़ा और खींचती हुई कमरे में ले गई। मेरे मुनव्वर के साथ धोखा हुआ, लड़की बदल दिया उन्होंने खाला। वो जाते जाते भी यही दुहाई दे रही थी, मगर वो चमकाती हुई उसे ले गई। निकलते निकलते अपनी बहू को इशारा भी कर दिया। वो फ़ौरन उनके लिए दवाइयों वाले थैले में से नींद की गोलियां निकालकर किचन की जानिब भागी। उसे एक पुरसुकून नींद दिलाने के पुरखुलूस इरादे से दूध में नींद की गोलियां पीसकर मिला दिया गया। अगले दिन 12:30 बजे वो सोकर उठी तो उसका शहर भंभोर लुट चुका था। नौरीन हल्के सब्ज कामदार जोड़े में मलबूस उसकी जानिब पुश्त किए किचन में चाय बना रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? घर में मेहमानों की मौजूदगी की वजह से उसे अपना गुस्सा 90% छुपाना पड़ रहा था, फिर भी 10% इजहार में भी तसल्ली बख्श फुनकारें मौजूद थी। चाय बना रही हूँ, पियोंगी आप? वही लट मार लहजा जिस पे कौकब पहली मुलाकात में फिदा हुई थी, ज़रा तसल्ली हुई। कौकब ने उसके कांधे पे हाथ रख के अपनी जानी मतवज्जे किया। नौरीन आहिस्ता से पलटी। रात के मेकअप का कोई नामो निशान नज़र न आ रहा था। वो खासी हद तक पहचान में आ रही थी, फिर भी तब्दीली तो हुई थी। किस एक जगह नहीं, बहुत सी जगहों पे। सबसे बड़ी तब्दीली उसकी नाक के नीचे ऐन वस्त पे बना मोटा सा कॉकरोच नुमा मस्सा, जिसके सफ़ेद बाल कुच्छे की सूरत ऊपरी होंठ पे झुके रहते थे, अब नज़र नहीं आ रहा था। बहुत गौर से देखने पे उस जगह हल्का सा झाईनुमा निशान नज़र आता था, जो शायद मेकअप की गहरी आंखें अपनी जगह मौजूद थी। इन्हें तराश के परे नहीं सिरकाया जा सकता था। रात को माहिर ब्यूटिशियन इस अंदाज में आई शेडो लगा रहे थे कि आंखों का ये नुक्स छुप सा गया था, लेकिन अब कौकब साफ पहचान रही थी। वहीं एक दूसरे के अंदर खुबने को बेताब नैना थे। लिपस्टिक इस अंदाज में लगाई गई थी कि लब भरे भरे लग रहे थे। ब्लश ऑन इस स्टाइल से लगाया गया था कि अंदर को धसे गाल और बाहर को निकली रुखसारों की हड्डियों का भरम रह गया था। तुम्हें चाय बनाने की क्या ज़रूरत थी? नहीं दुल्हन, कौकब ने अच्छी तरह जायज़ा लेने के बाद ये समझा लिया खुद को कि समझौता करना ही बेहतर होगा। तो मुनव्वर भी तो एक रात पुराने धुला है, चाय बनाते तो वो भी अच्छे नहीं लगते, उसने दिल जलाने वाली मुस्कुराहट के साथ कहा। और कौकब तब के रह गई। खबीज़ कौसर, उसी ने बताया होगा कि बेड टी हमेशा मुनव्वर बनाता है। वो दांत किचकिचा के सोचती रह गई और नौरीन चाय लेकर पास से गुजर गई। उसे पता तब चला जब उनके कमरे का दरवाज़ा ठक से बंद हुआ। नौरीन वही थी, यानी दुल्हन नहीं बदली थी, सिर्फ उसकी जौन बदली थी, तेवर बदले थे। शादी की तारीख मुकर्रर होते ही उसकी एक खैर ख्वाह कज़न ने उसका हाथ थामा और एक मशहूर क्लिनिक ले गई, जहाँ बजरिया लेज़र सर्जरी, चेहरे के दाग धब्बों और बालों का खात्मा किया जाता था। वहाँ उसका मशहूर ज़माना मसा भी गायब हुआ। बहुओं के बाल, रुखसारों के धब्बे, थोड़ी के भद्दे तिल, सब गायब। फिर मेकअप के लिए अपॉइंटमेंट भी शहर के हैरान रह गई। लोगों के तारीफ़ी रिमार्क्स ने बिल्कुल ही काया पड़ दिया। वो दिल से चाहने लगी कि हमेशा ऐसी ही नज़र आए। फिर क्या था, निक सिक से दुरुस्त रहने की वजह से वो हसीन तर न सही मगर ठीक ठाक नज़र आने लगी और कौकब के ठीक रहने के दिन अबद हो गए। 4 दिन से ज़्यादा लिहाज करने वाली वो थी नहीं, 5वें दिन फट पड़ी।
बस बस रहने दे ये चोंचले। सुबह सुबह एक कप चाय का बना लेती और सारा दिन पैर पलंग से नीचे नहीं उतारती। 5वें दिन तक लब सीकर रखने वाली कौकब का ख्याल था कि अब वो फटी है तो 5 दिन तक खुल के बोलेगी कि नई ब्याही आई नौरीन इतना लिहाज तो करेगी। मगर नौरीन ने 5 दिन तो क्या 5 सेकंड भी लिहाज करना गवारा नहीं किया। पैर पलंग से इसलिए नहीं उतारती कि नीचे 2-2 इंच मोटी तह मट्टी की होती है। क्या खुद क्या महल से उतर के आ रही हो सीधी? 2 कमरों का घर सही मगर कितना साफ सुथरा था ये तुमने भी देखा था आपा, तभी तो डेले घुमा घुमा के जायजे ले रही थी। आपा किस खुशी में कह रही हो? तुम्हारे 12 साल बड़े होने की खुशी में। तुमसे किसने कह दिया कि मैं तुमसे 12 साल बड़ी हूँ? कौकब के तो तलवों में आग लग गई। 8 साल पुरानी शादीशुदा भी तो हो। 8 साल से तुम भी तो रिश्तों के इंतज़ार में हो। मेरी शादी उम्र के 16वें साल में हो गई और तुम 16 साल से अपने माँ बाप की छाती पे मूंग दल रही हो। शादी 40वें साल में हुई है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कोई नन्ही हो। मैं मुनव्वर को सारे साथ खड़े मुन्ने लग रहे थे। वो दिन और आज का दिन। मुनव्वर मुन्ना है, नौरीन नन्ही और कौकब काकी है। क्या बताऊँ मैं फरखंदा, बड़ा धोखा हुआ मेरे साथ। कौकब ने पुरानी हमसायगी का फ़ायदा उठाते हुए फरखंदा से हमदर्दी हासिल करना चाहिए। शक्ल तो गई गुजरी है ही, करतूत इससे भी बुरे। कल कुछ आवाज़ें आ तो रही थी, क्या हुआ था? आखिर फरखंदा ने घर से निकलने का वक्त इसलिए तो निकाला था, इन आवाज़ों की तफसील जानने के लिए। होना क्या है तुम तो जानती हो, बल्कि सारा ज़माना गवाह है कि कैसे मैंने दिल निकाल कर मुनव्वर की दूसरी शादी अपने हाथों करवाई है। भला कोई खुद भी लाता है अपनी सौतन, मगर मैंने ये किया। बरी तैयार की, जेवर डाला, कमरा सजाया, बिल्कुल बड़ी बहन बन के दिखाया। किसकी? मुनव्वर की? हाय नहीं, उसी चब्बे मुँह वाली की। मैंने सोचा नई दुल्हन है, ये ना कहे कि ससुराल में न सास न नंद, इसीलिए किसी ने 4 दिन नखरे न उठाए। चाय बनाने लगी तो मैंने प्यार से मना कर दिया कि लाओ मैं बना देती हूँ, तुम बैठो मज़े से। लेकिन सच कहा है, किसी ने इज्जत एक को रास नहीं आती। वो तो मुझ पे उल्ट पड़ी कि हाँ हाँ तू होती कौन है मुझे चाय बनाने से रोकने वाली। अब ये घर भी मेरा, घर वाला भी मेरा और घर का एक एक चप्पा मेरा। देख लो फरखंदा, क्या दिन दिहाड़े डाका पड़ा है मेरे घर पे। कल की आई मुझे कोने से लगा रही है। फरखंदा ने उसके आंसू पूंछे और फिर जाते जाते रुककर नौरीन के कमरे में झांका। 12 साल बड़ी है, चलो उसका लिहाज करके मैं उसकी इज्जत कर सकती हूँ, लेकिन मैं किसी की चौधराहट नहीं बर्दाश्त करूँगी। बिल्कुल सही, और ये तो तुम्हारा कहना है कि पलड़ा बराबर है। उधर तुम्हारी गोद भरी, उधर को कब नुक्कड़ से जा लगी। कब नहीं, काकी, नौरीन ने चबा चबा कर कहा। जिस तरह उसे अपनी उम्र छुपा के काकी बनने का शौक़ है, उस पर यही नाम सजता है, और ये नाम किसी तबर्रुक की तरह फरखंदा ने मोहल्ले भर में बांट दिया। अगले रोज़ कलसूम चली आई। उसकी तो दीवार से दीवार मिली थी। उसे इस मकान में किराएदार होकर आए 1 आध हफ्ता ही हुआ था और हमसायगी निभाने के लिए उसे इस घर से ज़्यादा दिलचस्पी कहीं नज़र नहीं आई। मुझे तो आप देखने में ही भले घर की लगती हैं बहन। कलसूम ने अकीदत से काकी का हाथ दबाया जो मेहंदी सर पे थोपे बदियत सी लग रही थी। नेक माँ बाप की औलाद हो, तभी तो मियाँ को औलाद का सुख देने के लिए अपने गले में ये बला डाली। तौबा तौबा, शक्ल से ही कसाईं लगती है। सही पहचाना बहन, शक्ल से ही नहीं, आदतें भी कसाईयों वाली हैं और मक्कर इतने करती है कि हद नहीं। नाश्ते में सूखा टोस्ट चाय में डबो डबो के खाती है और मुनव्वर के निकलते ही हलवा पूरी मंगवाती है। दोपहर के खाने में अल्लाह झूठ ना बुलवाए 4-6 फुलके खा जाती है। फिर शाम को मुनव्वर को फ़ोन करके रोती है कि दोपहर सालन में मिर्चें ज़्यादा थी, खा नहीं गया, समोसे लेते आना। अब भला बताओ, कौन सा उसका मामा हलवाई की दुकान खोल के बैठा है जो ख़ास उसके लिए कम नमक मिर्च वाले समोसे बनाता है, और तुम चुपचाप देखती रहती हो। बताया करो अपने मियाँ को। कलसूम ने झट मशवरा दिया। हाँ, बहुत चुप रह के तमाशे देख ली, अब बताऊँगी। काकी ने तहैया कर लिया। मेरा तो अभी तक सारा सामान भी नहीं खुला। कढ़ी बनाई थी आज, लेकिन ना बेसन मिल रहा है ना अनार दाना। अगर घर में पड़ा है तो पाव भर बेसन और 1-2 चमचे अनार दाने के दे देना, मेरा मार्केट तक का चक्कर बच जाएगा। क्यों नहीं, काकी अपनी हमदर्द नहीं हमसाई के लिए बेसन निकालने फ़ौरन किचन में जा घुसी। उससे बेसन और अनार दाना पकड़ के बड़ी मोहब्बत से गले मिलने और गर्म जोशी से खुदाफिज कहने के बाद जैसे ही काकी ने बरामदे के तख्त पे ज़ोहर की नियत बांधी, बाहर निकलती कलसूम ने चुपके से रुख बदला और गई नन्ही के कमरे में। कैसे माँ बाप है तुम्हारे, इस डाइन के होते हुए तुम्हें यहाँ भेज दिया। ये तो तुम्हें खा पी के डकार जाएगी। अरे नहीं आपा, ऐसा हाजमा नहीं है उसका जो मुझे डकार सके। मैं तो हलक में फंस जाने वाली शय हूँ।
शाबाश, कुलसुम ने पीठ ठोंक कर दाद दी। ऐसी सौतनों से निपटने के लिए ऐसा ही हौसला और बेजिगरी चाहिए। वैसे मैं तो नहीं हूँ मोहल्ले में, लेकिन और पुरानी हमसायों से बड़ी दोस्ती है उसकी। हर जगह यही फैला रही है कि यतीम मस्कीन समझ के लाई हूँ उसे। तरस खा के बेचारी का ना कोई आगे ना मुँह पीछे। खुद कौन सा किसी कर्नल मेजर के घराने से है। छोटी बहन चौक पे खड़ी होकर सीटियाँ मारती है। तौबा तौबा, चौक पे सीटियाँ? इतनी लफंगी और आवारा है। नहीं नहीं, वो है ना, क्या कहते उसे, ट्रैफिक सार्जेंट, और ये काकी समझती है जैसे बड़ी अफसर लग गई है उसकी बहन। अरे उसके तो 7 खानदानों में कोई अफसर ना पैदा हुआ होगा। ये डीवीडी प्लेयर तुम्हारे जहेज का है? कुलसुम ने बात करते करते सवाल दागा। हाँ, नन्ही ने रिठाई से जवाब दिया। जहेज में उसे एक सूटकेस से ज़्यादा कुछ ना मिला था, लेकिन वो अपनी नाक नीची क्यों करती, ये बता कर कि ये डीवीडी प्लेयर मुनव्वर ने उसकी फरमाइश पर ला के दिया था। हमारे पास भी है, मगर सीडी प्लेयर, डीवीडी नहीं लगती इसमें। मेरा बेटा बड़ी अच्छी कार्टून फिल्म की डीवीडी खरीद लाया, मगर बेचारा अभी तक देख नहीं सका। अगर एक आध दिन के लिए तुम ये दे दो तो। नन्ही तजब्जुब में पड़ गई। नहीं हमसाई, पहली मुलाकात, कैसे फ़ौरन उठा के दे देते। तुम्हारा अपना इसलिए मांग लिया, वरना काकी का होता। तौबा तौबा करो, मैं कभी ना मांगती। शक्ल से वो इतनी कमीनी और भीड़ वाली लगती है। उसका कहाँ हौसला होता कुछ देने का। और क्या, ले जाओ तुम, एक आध दिन क्या, हफ्ता भर रखो, गर्मियों की छुट्टियाँ, बच्चे मज़े से फिल्में देखें। और कुलसुम खुशी खुशी डीवीडी प्लेयर उठा के चलती बनी। उसी तरह लोग आते गए, अपने अपने मतलब निकालते गए और दोनों के झगड़ों को हवा देते रहे। और जब बात हद से ज़्यादा बढ़ गई, नन्ही और काकी के मुड़के अब हफ्तावार होने के बजाय दिन में 2-2, 3-3 बार होने लगे, तब यही पड़ोसने नाक तक आजिज़ आ गई। वैसे भी अब उन्हें मिलता खाक भी नहीं था। उनकी लगाई बुझाई की अब ना नन्ही को ज़रूरत थी ना काकी को। झगड़ों के मामले में वो खुद कफील हो गई थी। कुलसुम या फरखंदा के सहारे एक दूसरे तक बात पहुंचाने की मोहताज ही नहीं रही थी। अब तो सिर्फ एक दूसरे को खुल्लम खुल्ला सुनाया जाता, बल्कि आस पड़ोस के आस पास के 10 घर भी मुस्तफ़ीद होते। मैं कहती हूँ, आप मुन्ने को समझाते क्यों नहीं? कुलसुम ने माश की दाल चुनते हुए तस्दीक को मशवरा दिया। अब वो मुन्ना नहीं रहा, कॉलेज जाने लगा, और मेरा ख्याल है ऐसा कुछ नहीं करता मेरा बेटा कि मुझे उसे समझाने की ज़रूरत पेश आए। ओहो, मैं अपने बेटे की बात नहीं कर रही। मुन्ना आपका दोस्त, नन्ही और काकी का मियाँ। मुनव्वर कहो, तस्दीक ने मुंह बनाया। कौन कहता है उसे मुनव्वर? अब उसकी बीवियाँ तक उसे मुन्ना कहती हैं। मैं तो कहती हूँ आपको और मोहल्ले के दीगर लोगों को उसे समझाना चाहिए कि वो अपनी बीवियों पे कंट्रोल रखे। मैं और मोहल्ले के दीगर लोग? वो इस्तज़ाइया सा। हम एक एक बीवी पे कंट्रोल पाने में नाकाम है, उससे क्या मशवरा दें? वाह, ये अच्छी कही आपने। और किसकी बीवी है जो मोहल्ले भर में घर की बदनामी के इश्तिहार लगवाती फिर रही है? लेकिन वो हम में से ही किस एक की बीवी है जिसने उन्हें ये इश्तिहार बना के दिया है? तस्दीक के गहरे अंदाज में कहने पे कुलसुम चुप कर गई और दाल का तसला उठा के किचन की जानिब चल दी। तस्दीक भाई, कहते तो आप ठीक है, शाही ने रुमाल से नाक को रगड़ते हुए कहा। झगड़ा किस घर में नहीं होता? सास बहू में होता है, नंद भावज में होता है, देवरानी जेठानी में होता है। ये तो फिर सौतने हैं, इनके दरमियान चक्कलिश रहना एक फितरी अमल है। लेकिन यहाँ बात मामूल से बढ़ गई इसलिए है कि उनके सर पे कोई बुज़ुर्ग नहीं, कोई समझाने वाला, टोकने वाला, सरजनिश करने वाला, अच्छा बुरा समझाने वाला होता तो बात काबू में रहती। लेकिन यहाँ तो सिर्फ तेल को आग और शोलों को हवा देने वाले लोग थे। मोहल्ले का माहौल ख़राब हो रहा है, हर वक्त लड़ाई झगड़ा, गालम गलूच। ऐसे लगता है किसी पसमानदा बस्ती में आ निकले हैं। तस्दीक ने संजीदगी से अपना मौक़िफ़ उन चारों के सामने बयान किया। तस्दीक साहब, आप तो फिर फ़ायदे में, किराए के मकान में रहते हैं, जब चाहा बदल लिया। मुसीबत तो हमारे जैसों की है, जिन्होंने पाई पाई जोड़ के कर्जा लेकर, जेवर बेचकर छत बनाई है। हम कहाँ जाएं इस माहौल से बचकर? भाई मेरे, जब घर में कीचड़ भर जाए तो घर नहीं छोड़ा जाता, कीचड़ साफ़ की जाती है। मुन्ना मेरा मतलब है मुनव्वर, हम में से एक है, भला आदमी है, शरीफुल नफ्स, हमें उसकी मदद करनी चाहिए बीवियों से छुटकारा पाने में। मैं संजीदा हूँ मलिक साहब, हमें उसे समझाना चाहिए कि हर मामले में शराफत नहीं चलती, कहीं कहीं इंसान को उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मैं तस्दीक भाई से मुत्फिक हूँ। नईम ने पहली बार गुफ्तगू में हिस्सा लिया। लेकिन मैं नहीं समझता कि सिर्फ पड़ोसी होने के नाते हमें उनकी घरेलू और ज़ाती ज़िंदगी में दखल देने का हक़ है। काशिफ ने एतराज़ किया। मेरा भी यही ख्याल है, शाही ने छींक मारने के दौरान तायद की। आजकल कौन पराए फड्डों में टांग अड़ाता है? यूँ कहिए कि मुफ्त का तमाशा हाथ से जाने नहीं देना चाहते।
तस्दीक अब तक तहम्मुल से बात कर रहा था। कुलसूम देख लेती तो उसके बुर्दबारी के इस तवील मुजाहरे की ताब न लाकर बेहोश ही हो जाती, लेकिन अब वो भी सब्र खो बैठा और आदत के मुताबिक गर्म मिजाज हो गया। आराम से तस्दीक भाई, नईम ने घबरा के उसका हाथ दबाया। सबसे ज़्यादा तमाशे तो वही शौक से देखा करता था, बिल्कनी से लटक कर। शाहिद ने भी सर झुका लिया, पर खंदा की आदत से वो वाकिफ़ था। दिल बहलाने के लिए टीवी वगैरह के बजाय वो नन्ही और काकी का लाइव शो देखना ज़्यादा पसंद करती थी। जब झगड़ों को हवा देने के लिए पराए मामले को अपना माना जा सकता है तो झगड़ा ख़त्म कराने के लिए क्यों नहीं। मैं आज ही मुनव्वर से बात करूँगा और आप सबको मेरा साथ देना होगा। मुनव्वर को घर जाते हुए रास्ते में ही धर लिया गया। बाकी सब के यहाँ उनकी बीवियों की सूरत मुखबर मौजूद थे, इसलिए मुनव्वर को बाहिफाजत नईम और काशिफ के पोर्शन में पहुँचाया गया। तस्दीक भाई, मुझे घर जाने दे, इफ्तार का वक्त होने वाला है। मेरे भरे पेट वो दोनों इतनी ख़तरनाक होती है, भूखे पेट तो एक दूसरे को फाड़ खाएंगी। कौकब समझेगी मैं नौरीन के लिए कचौरियाँ लाने रुक गया और नौरीन समझेगी कौकब की फरमाइश पर कंधारी अनार ढूंढ रहा हूँ। उसने बहितरे हाथ पैर जोड़े, मगर वो सब उसे जाने देने पर तैयार नहीं थे। समझने दो दोनों को, तुम हमारी बात सुनो और समझो। हाय अल्लाह, मुनव्वर ने तो अपना फ़ोन भी बंद कर रखा है। खैर हो, कौकब ने 8वीं बार नंबर मिलाते हुए मायूसी से कहा। तुम कभी मुनव्वर को मुन्ने से मुनव्वर ना बनने देना। मर जाते देर सवेर हो ही जाती है, अब क्या पल्लू से बढ़ कर बैठा रहे। सब समझती हूँ, ये जो इतनी बेफिक्री छाई हुई है इसके दो ही मतलब है, या तो तुम्हारी जूती को भी परवाह नहीं मुनव्वर कहीं भी हो, किसी हाल में भी हो, या फिर तुम्हें पता है कि वो कहाँ है। तुम्हारी ही कोई फरमाइश पूरी करने के लिए बेचारा रोज़े की हालत में धक्के खा रहा होगा। ज़्यादा काकी ना बन, जैसे मुझे पता नहीं वो तुम्हारे मैके हाजिरी लगाता है सुबह शाम। अब भी देने गया होगा अफ्तारी का सामान। कैसे कैसे लोग हैं, दामाद के तरमाल पे आस लगाकर बैठे रहते हैं। नन्ही, ज़्यादा ज़बान ना खोल, मेरी खुल गई तो सुना नहीं जाएगा तेरे से। पहले कौन सा सुना जाता है, आवाज़ है कि फटा ढोल। और तू क्या खुसरो का दरोगा। असर के ज़रा बाद शुरू हुआ यह हंगामा रात देर तक जारी रहने वाला था, जब तक कि दोनों थक कर बेदम ना हो जाती। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं घर ना जाऊं? वो दोनों परेशान हो रही होंगी, मुनव्वर ने मुनमुना कर कहा। हो नहीं रही होंगी, एक दूसरे को कर रही होंगी। ज़रा गौर से सुनो। शाहिद के कहने पर मुनव्वर ने कान लगाकर सुना। दोनों का एक दूसरे के ख़ानदान को मोतियों में तोलने का मुकाबला जारी था। मुनव्वर ने खजल होकर नज़रें चुराई। नज़रें चुरा लेने से मसला हल नहीं होगा। तो कैसे होगा तस्दीक भाई? तुम खुद चोरी हो जाओ, मुझे कौन चुराएगा? तुम खुद, तुम चंद दिन के लिए कहीं रपोश हो जाओ, लेकिन पीछे ये दोनों अकेली। वो मुतज़ब्ज़िब था। अकेली कैसे? वो दो हैं, दो लोग अकेले नहीं होते। और फिर हम सब हैं ना, बारी बारी मोहल्ले का हर एक घर उनका ख्याल रखेगा। लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे उन्हें तुम्हारी कदर महसूस होगी, अंदाज़ा होगा उनको कि तुम्हारा होना कितना ज़रूरी है। जब उन्हें तुम्हारी अहमियत का एहसास होगा तो ये बात भी समझ आएंगी कि तुम्हारा होना ज़्यादा अहम है, जिसका होना है ये ज़्यादा अहम नहीं है। तुम्हारी जुदाई उन्हें ये सिखा देगी कि कैसे दोनों को तुम्हें शेयर करना है। शेर बन जाऊंगा मैं? मुनव्वर ने अचानक खुश होते हुए छाती फुलाई। तस्दीक ने आप भरी और शेयर का मतलब वाजे करने के बजाय उस पर सर हिला दिया। लेकिन मैं जाऊँ कहाँ? किसी दोस्त के घर। मेरे दोस्त तो आप ही हो तस्दीक भाई। तस्दीक के रोंगटे खड़े हो गए। उसने चश्मे तसव्वुर में नन्ही और काकी की फ़ौजें अपने घर उतरते देखी। नहीं, इतने करीब नहीं, किसी दूर की जगह जाओ। यहाँ तो उन्हें पता चल जाएगा, दीवार से दीवार मिली है। वैसे भी हम ये प्लान औरतों से मख्फी रखना चाहते हैं। तुम तो जानते हो उन औरतों की आदत। ज़रा तुम्हारी बीवियों ने 4 टस्वे बहाए, इधर उन्होंने राज उगला, जबकि इस मामले में दिल पत्थर करना पड़ेगा। मेरी एक खाला है, पहले कभी कभार का मिलना मिलाना था, मगर नन्ही के आने के बाद तो उन्होंने इधर का रुख ही नहीं किया। वहाँ चला जाऊँ, वहाँ का ख्याल भी ना आएगा दोनों को। मुनव्वर शायद उनके दलाल से पूरी तरह मुत्फिक था, इसलिए खुद जाने के लिए आइडियाज़ पेश करने लगा। बस फिर डन डन डना डन डन, नईम और काशिफ चिल्लाए। रात आधी गुजर गई, अभी तक मुनव्वर नहीं लौटे। नन्ही फ़ोन पे रो रो के अपनी भावज को सुना रही थी। हाय अम्मा, सारे दोस्तों को फ़ोन कर लिया, कुछ नहीं पता चला। दूसरे फ़ोन पे काकी अपनी माँ से बात कर रही थी। रात के 2:30 बज रहे थे। कैसी बातें कर रही हैं भाभी, वो कोई बच्चे हैं जो? ज़्यादा तेज़ और तल्ख बात कहते कहते वो रुकी, किन अखियों से काकी को देखा, फिर आवाज़ दबा के घर आई। सीधी तरह कहो भाभी कि मेरी फ़िक्र तुम्हारी फ़िक्र नहीं है। मेरा मियाँ आए ना आए तुम्हारी बना से, तुम्हें अपनी नींद ज़्यादा प्यारी है। ये कहने की क्या ज़रूरत है कि फ़ोन बंद कर दो, वो नंबर मिला रहे होंगे। दूसरी जानिब काकी सरगोशियों में माँ पे गुस्सा निकाल रही थी। बहुत अच्छे, मेरी बातें सुनकर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, टेंशन दे रही हूँ मैं। ठीक है, आप मज़े लूटिए, मैं जानूँ मेरा घर। उसने भी
फ़ोन खड़ाक से बंद कर दिया और मुड़ी तो नन्ही आंखों में आंसू लिए सामने खड़ी थी। कुछ पता चला? रूखे लहजे में पूछा। नहीं, तुम्हें कोई इत्तला आई? उसने भी नफ़ी में सर हिलाया और दोनों फपक के रो दी। ये पहला दिन नहीं था जब दोनों ने मिलकर आंसू बहाए। आने वाले 11 के 11 दिन दोनों एक साथ आस के सहारे दिन गुजारती। शाम आते आते ये आस फिर से टूट जाती। पहले दिन दोनों पीठ मोड़ के रोए, दूसरे दिन एक दूसरे के चेहरे को दुख से तकते हुए, तीसरे दिन एक दूसरे का हाथ थपथपाते हुए, चौथे दिन शाना सुलाते हुए, फिर 5वें, 6ठे, 7वें, आखिर 11वें दिन दोनों एक दूसरे के गले लगकर रो दी। क्या बात है, आज तुम दौरे पे नहीं निकली? शाहिद ने फरखंदा से पूछा, जो बड़ी बेरुखबती से उबले हुए आलू ही बड़ों के लिए काट रही थी। पिछले 11 रोज़ से उसका मामूल था। दिन में 2 फेरे तो नन्ही और काकी के यहाँ लगते। कभी नन्ही के आंसू पूछती, कभी काकी को दिलासे देती। यही हाल आस पास की दीगर खवातीन का था। क्या करूं जाके? अब कहने सुनने के लिए दोनों खुद काफ़ी हैं एक दूसरे को। क्या मतलब? कहाँ तो ईंट कुत्ते का बैर था दोनों में, कहाँ अब नया नया बहना पाक गांठ लिया है। फरखंदा के अंदाज में मायूसी थी, मगर शाहिद का दिल धड़क उठा। वो बेताबी से उठकर तस्दीक का नंबर मिलाने लगा। हाँ, मिल गई है मुझे भी इत्तला। ये नहीं बैठा है मेरे सामने, इसके पास ताज़ा तरीन खबर यही है। तो फिर क्लाइमेक्स का वक्त आन पहुंचा। 100% आज आखिरी रोज़ है। धुन छटेगी और हमारा चांद मुनव्वर होकर निकलेगा। काशिफ गया है लेने। और फिर तस्दीक से कलसूम तक, कलसूम से फरखंदा, फरखंदा से नाजी और नाजी से बाकी मोहल्ले में ये खबर फैल गई कि मुन्ना आ रहा है। भला नन्ही और काकी से ये खबर कैसे छुपी रहती? अपने अंदर उमड़ते सवालों को फिर सही कहकर टालती वो दोनों उसके इस्तकबाल की तैयारियां करने लगी। एक तैयारी वो थी जो किचन में हो रही थी, पुरतकल्लुफ़ इफ्तारी के तौर पे। दूसरी तैयारी वो थी जो आईने के सामने हो रही थी। और तीसरी तैयारी भी थी जो अंदर ही अंदर पकाई जा रही थी कि एक बार मुन्ना हाथ आए तो सही, फिर तो वो कुछ करना है उसके साथ कि दोबारा 2 मिनट के लिए भी नज़रों से गायब होने से पहले 2000 मरतबा सोचेगा। लगता है मुन्ना आ गया। मुनव्वर की 88 मॉडल की सुजुकी का थका हुआ हॉर्न सुनते ही दोनों बाहर की जानिब भागी। पहले काशिफ बरामद हुआ, रंग उड़ा हुआ, हवाइयाँ उड़ी हुई, हाथों के कबूतर तोते सब उड़े हुए। इसके बाद झिंपा झिंपा सा मुनव्वर बाहर निकला। वहीं करीम कलर का बोस्की का शलवार सूट, गोल्डन ब्राउन कलर का वेस्ट कोट और उसके पीछे पीछे निकली खाला अम्मा की बेवा बेटी, हरे रंग के कामदार सूट में मलबूस, समर्थ के गुलूबंद और सोने की चूड़ियों से लदी। नन्ही और काकी ने एक नज़र उसके मेकअप से लिपे चेहरे पर डाली और दूसरी नज़र एक दूसरे के चेहरे पर डाली। मुनव्वर अब पिछला दरवाज़ा खोल रहा था और एक लम्हे बाद एक एक करके हरे रंग के जोड़े में मलबूस खाला अम्मा की गए वक्तों की बेवा और हालिया सुहागन बेटी के 5 बच्चे बरामद हो रहे थे। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? पहले वो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रही थी और अब 5 बच्चे और एक और दुल्हन। ओह माय गॉड, क्या हो गया ये? खैर, इनको भी पता चलेगा जिन्होंने इसके मशवरा दिया था। वो तो खुद ही कुछ और लेकर आ गया। अजीब आदमी है वो। पहले 2 संभाली नहीं जा रही और अब एक तीसरी भी ले गया विद बच्चे, 5 बच्चे। खैर, देखते हैं अब आगे क्या होता है। आगे क्या होना है हमने कहाँ देखना है। खैर, यकीनन आप लोगों को ये फ़नी नावल पसंद आया होगा। ये शॉर्ट नॉवलिट था और मैं इस चैनल पर थोड़े नॉवलिट ही आप लोगों को सुनाया करूँगी, शॉर्ट नावल ही सुनाया करूँगी, कोशिश करूँगी। तो फिर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और अच्छे से नावल के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।